मोहम्मद बिन सलमान के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी। दुनिया बिलाखिर इस्तांबुल के सफारत खाने में चलने वाले चेन सॉ का शोर बुलाने के लिए तैयार हो चुकी थी। चीनी सदर शी जिनपिंग का जहाज सऊदी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो रॉयल एयरफोर्स के 4 लड़ाका तैयारों ने उन्हें अपने हिसार में ले लिया। MBS ने अल यमामा पैलेस के दरवाजे पर इस्तकबाल किया। सऊदी और चीन के दरमियान अरबों डॉलर्स के मुआहदे साइन हो रहे थे। खजानों के मुंह खोले जा चुके थे। शाही फरमान था मेहमानों की देखभाल में किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रखी जाए। पूरा रियाज ऐसे सजा हुआ था जैसे कोई कौमी दिन हो। और फिर 9 दिसंबर आ गया। मिस्र के सीसी, कुवैत के जाबिर अल सबा, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, हत्ता के कतर के शेख तमीम बिन हमद अल सानी भी रियाज पहुंच चुके थे। तारीख के पहले चीन अरब समिट को तारीखी बनाने की तैयारियां मुकम्मल थी। बस एक मेहमान नहीं आया था, एक ऐसा रहनुमा, बल्कि रहनुमा क्या, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा राजदान कहें, जिसके कहने पर मोहम्मद बिन सलमान ने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज जब सारी दुनिया MBS की दावत पर लब्बैक कह रही थी तो सिर्फ वो ही था, सिर्फ वो एक, जिसने इनकार कर दिया। MBS के लिए यह सिर्फ सिफारती एम्बैरेसमेंट नहीं थी, यह जाती तौर पर भी तकलीफ दे था, क्योंकि वो कोई आम सरबराह मुमलिकत नहीं था, वो तो MBS का राजदान था। इसमें और MBS में कई बातें कॉमन थी। बड़ा भाई था, कुछ लोग तो उसे सऊदी वली अहद का मेंटोर तक मानते थे। आज हम आपको मिलवाएंगे मशरिक़ वुस्ता के दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत मोहम्मद बिन जायद अल मारूफ MBZ से। I'm at a rare tip, tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, count it up without a cashier. And last बताते हैं, लेकिन पहले आप ये बताएं कि क्या वजह है कि आप में से 60% लोग रफ्तार की वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करें भाई, वैसे ही फायरवॉल ने मुसीबत कर रखी है। सब्सक्राइब कर लिया तो चले आगे बढ़ते हैं। 2009 की एक सर्च शाह यूरोप और अमेरिका के बिजनेस कंपनीज में मुलाजिमीन की नजरें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। वो इस इंतजार में थे कि कब छुट्टी का वक्त हो और वो घर जाएं। वैसे भी उन दिनों काम ना होने के बराबर था। पिछले साल के मार्केट क्रैश के बाद सारे ही सेक्टर तकरीबन बंद थे और जो बंद नहीं हुए वो भी बहुत स्लो थे। उसी दौरान टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, ऐसी खबर जिससे मुलाजिमीन और बॉसेस के मुरझाए चेहरों पर और परेशानी आ गई। माथों पर पसीना आया, उंगलियां तेजी से नंबर डायल करने लगी। ये किसी एक ऑफिस का हाल नहीं था, हर जगह ही एक भूचाल की कैफियत थी, क्योंकि दुबई की बड़ी कंपनीज डिफॉल्ट कर गई थी। ये पूरी दुनिया की मार्केट्स के लिए एक झटका था, क्योंकि फलते फूलते और उभरते रंगीन दुबई के ख्वाब में दुनिया भर का पैसा लगा हुआ था और अब ये पैसा डूब रहा था और अपने साथ दुबई के ख्वाब को भी हमेशा के लिए डुबोने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुबई बच गया। वहां पर प्रॉपर्टीज की कीमतें आधी से भी कम हो गईं। लोगों ने तो तफरीहन ये कहना भी शुरू कर दिया था कि अब दुबई के शेख भी हमें चाय के ढाबों और रेस्टोरेंट की लाइनों में नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुबई को उसके भाई ने तबाही से बचा लिया। ये भाई था अमारात का दारुल हुकूमत अबू धाबी। और आज हम जिस शहजादी की कहानी सुना रहे हैं उसका ताल्लुक भी अबू धाबी से ही है। लेकिन एक मिनट, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कि दुबई, अमारात
और अबू धाबी तो एक ही चीज है। इनमें फर्क क्या है? चलें यहीं से कहानी शुरू करते हैं और चलते हैं 1960 में। पाकिस्तान और इंडिया तो बरतानिया से आजाद हो गए थे, लेकिन कराची पोर्ट से चंद घंटों की दूरी पर खलीजी रियासतों के मशरकी हिस्से में बरतानवी अफवाज और बिजनेस काफी एक्टिव थी। या यूं कह ले कि बरतानिया इन रियासतों का और इनके अरब सरदारों का माई बाप था, क्योंकि अरब सरदार हर मुश्किल में बरतानिया की तरफ ही देखते थे। ईरान से खतरा हो या आपस की लड़ाई, हर मुश्किल का हल अंग्रेज बाबा के ही पास था। और क्यों ना होता, यहाँ सबसे बड़ी फौजी ताकत बरतानिया की ही थी और पोर्ट से लेकर तेल निकालने तक हर बिजनेस बरतानिया के हाथ में था। और आपको तो पता ही है, मिलिट्री और बिजनेस एक ही हाथ में हो तो हुकूमतें बनाने और गिराने के पीछे भी वही हाथ होता है। 1966 अबू धाबी में यह हाथ हरकत में आया। वहां का हुक्मरान शखबूत बैरूनी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में रुकावटें खड़ी कर रहा था। लोग भी कुछ इससे नाखुश थे, इसलिए बरतानिया ने इसकी हुकूमत गिराकर इसके भाई जायद को अबू धाबी का हुक्मरान बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, वही जायद जो हमारी स्टोरी के हीरो मोहम्मद के वालिद थे। ये वो वक्त था जब दुबई और अबू धाबी में इक्का दुक्का अफराद पढ़े लिखे थे। सहूलियात का ये हाल था कि आधे नौमौलूद बच्चे पैदाइश के कुछ दिनों में ही दम तोड़ देते। गुर्बत ऐसी थी कि प्यास बुझाने के लिए लोग ऊंट का खून तक पीने पर मजबूर थे। एक तरफ अवाम जानवरों का खून पीने पर मजबूर थी, तो दूसरी तरफ हुक्मरान एक दूसरे के खून के प्यासे थे। नहियान खानदान में भाइयों का एक दूसरे को कत्ल करना मामूल की बात थी, मगर मोहम्मद के वालिद इक़्तिदार में आए तो हालात तब्दील हो गए। जायद ने अपनी किसी भाई को कत्ल नहीं किया। वो अबू धाबी के कंजर्वेटिव माहौल में एक प्रोग्रेसिव इंसान थे। इनको बरतानवी कंपनी से मसला था ना उनकी जदीद मशीनरी से, बल्कि उन्होंने तो अबू धाबी में चर्च तामीर करने की भी इजाज़त दी। असल में इनका विजन ही कुछ और था। वो अबू धाबी, दुबई और आसपास की रियासतों को जोड़कर एक मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे थे। यही नहीं, वो पेट्रोल से आने वाली दौलत से अपनी सहराई और बैकवर्ड रियासत को एक मॉडर्न रियासत बनाना चाहते थे। मजे की बात यह है कि इनका ये विजन बरतानवी ख्वाहिशात के भी ऐन मुताबिक था, इसीलिए इनको अपने मकसद में कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई। उनका एक के बाद दूसरा ख्वाब पूरा हो रहा था और 1971 में अबू धाबी, दुबई, शारजा समेत 6 रियासतों पर मुश्तमिल अमारात वजूद में आ गया। बाद में रासुल खैमा भी इस फेडरेशन में शामिल हो गया। यूं अमारात का गुलदस्ता मुकम्मल हो गया। दस साला मोहम्मद ये सारी तब्दीलियां देख रहा था। देर से आने वाली दौलत भी इसके सामने थी। वो बरतानिया के असर और रसूख को समझ रहा था और ये भी देख रहा था कि कैसे इसके वालिद ने सारी रियासतों को मुत्तहिद होने पर राजी कर लिया। यूं तो वो स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन इसकी असल तरबियत गाह अपने वालिद की मजालिस थी, जहां वो कभी नरमी से तो कभी सख्ती से, कभी लालच और धमकी से और कभी मिन्नत समाजत से, कभी एक तरीके से तो कभी दूसरे तरीके से अपने मकासद हासिल करते थे। शायद यही तरबियत थी जिसने मोहम्मद को वो शहजादा बना दिया जो आम लोगों में आराम से घुल मिल जाता है, मगर खुद पर तनकीद करने वालों को कभी नहीं बख्शता। दुनिया भर में खैराती इदारे भी कायम करता है और क्रिमिनल मिलिशियास को भी सपोर्ट करता है। फ़लस्तीन की इमदाद भी करता है और धड़ल्ले से इसराइल को तस्लीम भी करता है। इसकी तरबियत अख़वानुल मुस्लिमीन ने की है, लेकिन अख़वान की हुकूमत गिराने का सहरा भी इसी के सर जाता है। ये अपने मुल्क में दुनिया की शानदार तरीन मसाजिद भी बनाता है और इसी के नाक के नीचे दुनिया की खतरनाक तरीन पार्टियां भी होती हैं। अरब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान से भी ज्यादा ताकतवर ऐसी ही शख्सियत का मालिक है। मगर यही ताकतवर शख्स एक ज़माने में मराकश में वेटर के तौर पर काम करता था।
है ना हैरानगी की बात। मोहम्मद बिन जायद छोटी उम्र में ही अपने वालिद की मजालिस में शामिल होते, पॉलिटिकल मैनूवरिंग का फर्स्ट हैंड मुशाहिदा करते। इनकी सियासी सोच अभी तश्कील पा रही थी, लेकिन जायद को लगा कि अब टीन एजर मोहम्मद की मजीद तरबियत महल की लग्जरियस लाइफ में नहीं हो सकती। इन्होंने मोहम्मद को महल से बल्कि मुल्क से ही निकाल दिया और कुछ अरसे के लिए मराकश भेज दिया। और हाँ, इनके पासपोर्ट पे फैमिली नेम भी तब्दील कर दिया ताकि इनके साथ कोई खुसूसी रियायत ना करे। मोहम्मद बिन जायद बताते हैं कि उन्होंने मराकश में आम आदमी की सी जिंदगी गुजारी, जहां वो कई दिनों तक एक ही किस्म का खाना खाते, अपने कपड़े भी खुद धोते और एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी करते। शाही खानदान का चश्मो चराग अपने मुल्क से दूर बगैर किसी मजबूरी के लोगों को खाना, पानी और चाय पेश कर रहा था, क्योंकि इसको भी शायद पता था कि बगैर मेहनत के मिलने वाला इक़्तिदार मुल्क और हुक्मरान दोनों को तबाह कर देता है। वलअन्न मुस्तक़बल औलादना व अहफ़ादना यअतमिद अला अल-ख़ुतवात अल्लती नत्तख़िज़हा अल-यौम। मोहम्मद की जवानी की एक और दिलचस्प बात, इनके वालिद ने दीनी तरबियत के लिए इनको इज़्ज़त-दीन इब्राहिम के हवाले किया था। जानते हैं ये इज़्ज़त-दीन कौन थे? ये अख़वानुल मुस्लिमीन के रहनुमा थे, वही अख़वान जिसको मोहम्मद बिन जायद आज खित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझते हैं। बहरहाल, यहाँ से मोहम्मद बिन जायद आला तालीम और फौजी तरबियत के लिए सैंड हिल्स रॉयल मिलिट्री अकेडमी गए। 1979 में 18 साला मोहम्मद बिन जायद तालीम से फारिग हुए तो दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही थीं। ईरान में खुमैनी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था, सौयद अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हो रही थी, साथ ही मुस्लिम दुनिया में जिहाद की सदाएं भी बुलंद हो रही थी। दूसरी तरफ रॉयल मिलिट्री अकेडमी ने मोहम्मद को भी तब्दील कर दिया था। इसकी रगों में शाही खून तो दौड़ ही रहा था, अकेडमी ने इसके दिमाग को जर्नेली भी बना दिया था। इसके अब सारे शौक फौज, असले और जदीद तैयारों के मुताल्लिक ही थे। इसका कमरा मिलिट्री मैगजीन्स के नए एडिशन से भरा हुआ होता। ये रिसाले मोहम्मद के जहन पर इतने छाए हुए थे कि उन्होंने एक दिन अपने अमरीकी इत्तेहादियों से एक अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड क्लार्क के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से अमारती शहजादा मोहम्मद बिन जायद की आवाज़ आई तो क्लार्क के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्ताना हाय हेलो के बाद बिन जायद असल मौजू की तरफ आए। उन्होंने क्लार्क से कहा, मुझे F-16 तैयारों का जदीद तरीन वर्जन चाहिए। क्लार्क एकदम से सीधे होकर बैठ गए। पूछा, मतलब वही वर्जन ना जो हम अपने इत्तेहादियों को देते हैं? शहजादे ने जोर देते हुए कहा, नहीं, मैं इस जदीद वर्जन की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने एविएशन वीक में पढ़ा है। जदीद रडार सिस्टम से लेस F-16 तैयारा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जिस जदीद तैयारे की आप बात कर रहे हैं इस पर रिसर्च अभी मुकम्मल नहीं हुई है, वो अभी अमरीकी अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल भी नहीं है। बिन जायद आसानी से टलने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्च मैं अपनी जेब से दूंगा, लेकिन ये तैयारे मुझे ज़रूर चाहिए। क्लार्क बताते हैं कि बिन जायद अपने मकसद में कामयाब हो गए और उन्होंने अमरीकी फ़िज़ाइया से पहले वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। आप शायद अमरीकियों की बिन जायद के साथ बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हो रहे हों। हैरानगी की बात नहीं, क्योंकि बिन जायद इनका अपना बच्चा था। 91 में फर्स्ट गल्फ वॉर के दौरान बिन जायद का अमरीकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता हुआ और अमरीकी इनकी शख्सियत से मुतासिर हो गए। आपको याद है, मैंने इनके वालिद जायद और इनकी बरतानियों से दोस्ती का जिक्र किया था। बस ये समझे जैसे जायद बरतानिया को पसंद आए थे, उसी तरह मोहम्मद अमरीकियों को भा गए। साबिक CIA अफसर ब्रूस रैंडल की मोहम्मद बिन जायद के बारे में ये तासुरात थे। बिन जायद एक ज़बरदस्त इंसान है। मुझे यकीन है कि वो एक दिन अपने मुल्क की क़यादत करेंगे। इन्हें हमेशा अमेरिका की सपोर्ट हासिल रहेगी।
अमरीकियों ने इसी पॉलिसी के तहत मोहम्मद को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दी। वो अमरीकी अफसरान के साथ इनके तैयारों में सैर करते और मखसूस बेसिस का दौरा करते। बिन जायद हवाओं में उड़ रहे थे और खुश होकर अमरीकियों से अरबों डॉलर्स के दिफाई मुआहदे कर रहे थे। कैसी मजे की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। बिन जायद की शाहाना ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं और अमरीकियों को अरबों के मुआहदे भी मिल रहे हैं। ये दोस्ती ऐसे ही मजबूत से मजबूत तर होती रही। फिर 9/11 आ गया, वो दिन जिसके बाद दुनिया बदल कर रह गई। बिन जायद और इनके अमरीकी दोस्तों को तो इस वाकये ने जैसे हिला कर रख दिया। न्यूयॉर्क के ट्विन टावर के साथ पुराना आलमी निजाम भी जमीन पोस हो गया। यह मोहम्मद बिन जायद की जिंदगी का भी टर्निंग पॉइंट था। इनको जब पता चला कि 9/11 में मुलव्विस हाईजैकर्स में 2 अमाराती भी मुलव्विस हैं, तो वो हैरान हो गए। इनको ये सब मंजूर नहीं था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका का साथ देने पर भी मुतमईन नहीं थे। यहां इनके वालिद ने इनका जहन साफ किया। जी हां, शेख जायद ने खुद अमेरिका को दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मदद देने की पेशकश की। नौजवान मोहम्मद वालिद की इस पॉलिसी पे हैरान रह गया। अमेरिका की जंग को आम तौर पर इस्लाम के खिलाफ जंग समझा जा रहा था और जायद इस जंग में मुसलमानों के खिलाफ साथ देने की पेशकश कर रहे थे। ये मोहम्मद जैसे प्रैग्मेटिक इंसान के लिए भी अजीब बात थी। जायद ने अपने बेटे के तासुरात पढ़ लिए। उन्होंने मोहम्मद से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब बुश के लिए कर रहा हूं? जी हां, मोहम्मद ने जवाब दिया। जायद मुस्कुरा दिए, कहा यह तो सिर्फ 5% वजह है। फिर वापस पूछा, क्या मैं ये बिन लादेन को दूर रखने के लिए कर रहा हूं? बेटे ने सर हिलाया। जायद ने कहा यह भी 5% वजह है। मोहम्मद को कुछ समझ नहीं आया। उसने तंग आकर पूछा, कहना क्या चाह रहे हैं? जायद ने कहा, तुमने कुरान और हदीस तो पढ़ा है और समझा भी है। क्या तुम समझते हो कि ये बिन लादेन नामी शख्स अफगानिस्तान में जो कुछ कर रहा है वो कुरान और हदीस के मुआफिक है? बिल्कुल भी नहीं, मोहम्मद ने जवाब दिया। जायद ने प्यार से कहा, यही वजह है कि मैं इनके खिलाफ हूं। इन्होंने हमारा दीन हाईजैक कर लिया है। मोहम्मद अपने एंटी इस्लामिस्ट ख्यालात में और पुख्ता हो गए। 3 साल बाद इनके वालिद जायद का इंतकाल हो गया। इनके बड़े भाई खलीफा ने सदारत संभाली और मोहम्मद वलिये अहद बन गए। मोहम्मद की जिम्मेदारियां अब और भी बढ़ गईं। इनको अपने खानदान की हुकूमत और रियासत के मफादात दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करना था और दोनों हवालों से इनका जहन बिल्कुल साफ था। इनको यकीन हो गया था कि मुल्क और खत्ते के अमन को एक ही खतरा है, सबसे बड़ा खतरा, इस्लामी सियासत। ईरान की थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी हो, अलकायदा की अस्करियत पसंदी या अख़वानुल मुस्लिमीन की सियासत। मोहम्मद बिन जायद के नज़दीक इस्लामी सियासत का कोई रुख भी खतरे से खाली नहीं। और अब मोहम्मद बिन जायद की ये सोच इनके इक़दामात में भी नज़र आ रही थी। इसका सबसे पहला शिकार अख़वानुल मुस्लिमीन हुई। मोहम्मद बिन जायद के हुक्म पर अख़वानुल मुस्लिमीन के अमाराती शाख अल इस्लाह के लिए मुश्किलात पैदा की जाने लगी। इसके कारकुनों को सरकारी इदारों से निकाला जाने लगा, तालीम के शोबे से इनको दूर किया जाने लगा और इनके दफातर बंद किए जाने लगे। मोहम्मद बिन जायद ने इस मौके पर अल इस्लाह के रहनुमाओं से मुलाकात की और इन पे वाज़ेह कर दिया कि सियासी मामलात में मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। वो अगर काम करना चाहते हैं तो खैराती कामों तक खुद को महदूद रखें। लेकिन वक्त के साथ साथ अल इस्लाह की मुश्किलात बढ़ती गईं। दरअसल मोहम्मद बिन जायद वक्त के साथ जंग में थे। इन्होंने अफ़गान के खतरे को भांप लिया था और वो वक्त निकलने से पहले इस मसले को जड़ से ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन वक्त ने मोहम्मद बिन जायद को शिकस्त दे दी और 2010 में एक सियासी तूफान ने अरब दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा तूफान जिसने अरब दुनिया में अफराद और खानदान की हुकूमत को उखाड़ दिया। मोहम्मद बिन जायद को इसी का खतरा था। वो पहले से अलर्ट थे, लेकिन इनको एक बड़ी मुश्किल का सामना था। अरब बहार के मुजाहिरों में अख़वानुल मुस्लिमीन का बड़ा किरदार था। मोहम्मद बिन जायद के लिए इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि
अखवान ने मिस्र और ट्यूनिस में हुकूमत बना ली थी। वो चाहता था इस तब्दीली को रिवर्स कर दे, लेकिन इसके रास्ते में एक रुकावट थी, वही बड़ी मुश्किल, इसका मैंने जिक्र किया था। बात यह है कि उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन मशरिक़ वस्ता से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। मोहम्मद बिन जायद पैनिक मूड में थे। वो अमरीकी हुकाम को बार बार बताते कि अखवान एक बड़ा खतरा है। अमरीकी इनकी बात तो सुन लेते, लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। अब मोहम्मद बिन जायद परेशान थे। इनके सामने बड़ा सवाल था, वो अमारात के बाहर अखवान के खिलाफ अमरीकी हिमायत के बगैर कैसी कार्रवाई करें। आखिरकार उन्होंने फैसला कर ही लिया, अटल फैसला। अखवान से समझौता करने का नहीं, बल्कि अमरीकी हिमायत के बगैर ही कदम उठाने का फैसला। बिन जायद का पहला हदफ था मिस्र, जहां अखवान अल मुस्लिमीन के मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत थी। दिहाइयों के मार्शल लॉ के बाद पहली जमहूरी हुकूमत, जिसको अभी इक़्तिदार में 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन लोग निजाम से पहले ही तंग थे। इस्लाहात में ताखीर हुई तो लोगों में गम और गुस्सा बढ़ने लगा। मोहम्मद बिन जायद को बस इसी का इंतजार था। उन्होंने इन मुजाहिरों को हवा देना शुरू कर दी। इस साजिश में मोहम्मद बिन जायद के साथ पड़ोसी सऊदी अरब भी शामिल था। मोहम्मद बिन जायद ने मुर्सी हुकूमत को गिराने के लिए अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया और पैसा भी लगाया। यूं समझ लें कि मोहम्मद बिन जायद ने अखवान हुकूमत को उलटने के लिए पूरा जोर लगा दिया। उनको मालूम था कि बात सिर्फ मिस्र की नहीं है। मिस्र की हुकूमत गिर गई तो अरब बहार को रिवर्स घेर लग जाएगा। अखवान और जमहूरियत बैकफुट पर चले जाएंगे। और फिर मोहम्मद बिन जायद जो चाहते थे वो हो गया। मुर्सी की हुकूमत खत्म हो गई और मिस्र एक बार फिर जर्नैलों के हाथ में चला गया। यह मोहम्मद बिन जायद की बड़ी कामयाबी थी। अब वो मजीद कॉन्फिडेंट हो गए। मिस्र के बाद अब इनका रुख दूसरे ममालिक की तरफ था। लेकिन एक मिनट, मोहम्मद बिन जायद की ये सारी कोशिशें तो अमारात के बाहर हो रही थी। अमारात में क्या हो रहा था? मोहम्मद बिन जायद अपने मुल्क के नौजवानों के लिए मजीद मौके पैदा कर रहे थे। हजारों नौजवानों को नौकरियां दी जा रही थी। माशी और फलाई मंसूबे शुरू किए जा रहे थे। और हकीकत तो ये है बॉस कि आवाम भी मोहम्मद बिन जायद से खुश थी और अभी भी खुश है। इनको हुकूमत ने वो सहूलियात दी हुई हैं जिनका इर्द गिर्द के ममालिक सोच भी नहीं सकते। बहरहाल मोहम्मद बिन जायद ने अपने मुल्क के अंदर तो अखवान पर पाबंदी, सर्वेलेंस के सख्त निज़ाम और खुशहाली के मंसूबों के जरिए हालात कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन अमारात के बाहर मिस्र की हुकूमत को गिराने के बाद अब इनकी नज़र थी लीबिया की तरफ। वो खत्ते में हर उस शख्स को सपोर्ट करना चाहते थे जो अक़वाल और जमहूरी इदारों के सामने बंद बांधे। अमेरिका इनके मिशन में इंटरेस्टेड नहीं था। सऊदी अरब ने मिस्र में इनकी मदद की थी, लेकिन वो सऊदियों के साथ काम करने में कुछ खास कंफर्टेबल नहीं थे। उनको किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उनकी जैसी सोच रखता हो, इन्हीं की तरह एम्बिशंस रखता हो। वो बूढ़े शहजादों और इनकी पुरानी सोच से तंग आ गए थे। फिर उनको वो मतलूबा शख्स मिल गया, सऊदी बादशाह का उभरता हुआ बेटा मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिन जायद ने मोहम्मद बिन सलमान को देखा तो इनको तजस्सुस हुआ कि ये कौन नौजवान शहजादा है। दोनों की मुलाकात के लिए सहरा में कैंपिंग का इंतजाम किया गया। रेगिस्तान के बीच एक खैमे में मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की बैठक लगी और ज्यादा देर नहीं लगी, दोनों की वाइब्स मैच हो गई। थोड़ी देर की मुलाकात घंटों की गपशप में तब्दील हो गई और दोनों शहजादे पक्के दोस्त बन गए। मोहम्मद बिन जायद की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। MBS उस वक्त वली अहद नहीं बने थे। सऊदी अरब के बाहर इनको कोई जानता भी नहीं था। ये बिन जायद ही थे जो MBS की अहम शख्सियात से मुलाकातें कराते, इनकी पहचान करवाते, खास तौर पर अमेरिकन के सामने इनकी काफी तारीफ करते, उनको समझाते कि आपको इस नौजवान को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे इन दोनों शहजादों की कहानी भी एक जैसी ही है। मोहम्मद बिन सलमान बादशाह नहीं है, लेकिन सारे इख्तियारात इन्हीं के हाथ में हैं। इसी तरह 2014 में UAE के सदर खलीफा बिन जायद को स्ट्रोक का अटैक हो गया, जिसके बाद सारे मामलात मोहम्मद बिन जायद के हाथ में आ गए।
2015 दोनों शहजादों का पहला मिशन, यमन में हौसियों के खिलाफ जंग। सऊदी अरब ने यमन पे हमला किया तो मोहम्मद बिन सलमान वजीर दिफा थे, वो इस जंग को लीड कर रहे थे। बिन जायद ने भी इस जंग में पूरा जोर लगा दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी इस जंग में शामिल होने का काफी प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। इस इनकार पर सऊदी अरब हमसे खुश नहीं था, लेकिन जानते हैं कि खुली धमकी कहां से आई थी। मोहम्मद बिन जायद के नायब वजीर खारजा अनवर करताश ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की जंग मोहम्मद बिन जायद की जंग थी और वो किसी कीमत पे ये जंग हारना नहीं चाहते थे। बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान ने यमन में खूब जोर लगाया। इसी दौरान इन्होंने अपने पड़ोस कतर के खिलाफ भी मुहाज खोल दिया, मुकम्मल ब्लॉकेट कर दिया। शाम में भी दोनों मोहम्मदों का इत्तेहाद मजबूत हो रहा था, सब अच्छा जा रहा था। बस एक मुश्किल थी, यमन की जंग तवक्का से ज्यादा लंबी हो रही थी। यमन दोनों मुल्कों के लिए दलदल बनता जा रहा था। सऊदी और अमाराती बमबारी का हदफ तो होशी थे, लेकिन इसका शिकार आम शहरी हो रहे थे। वक्त गुजरने के साथ दोनों ममालिक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, और फिर वही हुआ जो फ्रस्ट्रेशन में होता है। दोनों ममालिक के अहदाफ बदलने लगे। अमारात ने अपना रुख बदल लिया। यूएई और सऊदी अरब यमन में तो थे, लेकिन अब दोनों के मकासद मुख्तलिफ थे। और फिर ये दूरियां बढ़ती गईं। यमन के बाद सूडान में भी दोनों की राय अलग थी। मोहम्मद बिन सलमान जनरल बुरहान के साथ थे, तो मोहम्मद बिन जायद बुरहान के दुश्मन और सूडान में जेनोसाइड के मुल्जिम हमीदती के साथ। शहजादों की दोस्ती की शुरुआत शाहाना थी, तो क्लाइमेक्स भी कम नहीं था बॉस। ये सब कैसे हुआ, इसके लिए आपको लिए चलते हैं रियाज। रियाज के एक मशहूर अखबार के एडिटर शाम को घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि इनके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल एक बहुत ही खास नंबर से आ रही थी, समझ रहे हैं ना आप। उन्होंने लंबा सांस लिया, गला साफ किया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, 8 बजे अल यमामा पैलेस, और फोन बंद हो गया। अल यमामा पैलेस का नाम सुनकर एडिटर की सट्टी गुम हो गई। किसी सहाफी को बादशाह के घर से बुलवाना कोई मामूली बात नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, अपनी डिप्टी को कॉल के बारे में बताया और रवाना हो गया। इसके दफ्तर से शाही महल का रास्ता कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन शाम के वक्त रियाज के ट्रैफिक में अक्सर चंद मिनटों का सफर भी लंबा हो जाता है। और ये एक ऐसी मीटिंग थी जहां वो लेट होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। 7:58 पर मीटिंग से 2 मिनट पहले वो महल के दरवाजे पर था। दाखिल होते ही इसका लैपटॉप, इसका फोन इससे ले लिया गया, फिर इसे महल के एक बड़े कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वो इस कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे नजर आए, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे से उठकर मिलने की हिम्मत नहीं की। बस आंखों आंखों में सलाम दुआ हुई और सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। और फिर कमरे का पिछला दरवाजा खुला और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने रिवायती अंदाज में तेजी से चलते हुए दाखिल हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर सारे सहाफियों से हाथ मिलाया और फिर गुफ्तगू शुरू हुई। MBS के चीफ ऑफ स्टाफ ने सहाफियों को बता दिया था कि आज होने वाली सारी की सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड होगी। सहाफी परेशान थे कि ऐसी क्या बात है जो MBS जैसा दिलेर शख्स भी ऑफ द रिकॉर्ड करना चाहता है। वली-ए-अहद ने बात करना शुरू की। जो लोग MBS को जानते हैं उन्हें मालूम है कि वो बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं घुमाते। उन्होंने पहला जुमला ही ऐसा कहा कि सब हैरान रह गए। MBS ने कहा, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। सहाफियों ने सोचा, पीठ पर छुरा? यकीनन MBS ईरान की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि ईरान सऊदी इख्तिलाफ कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब पीठ पर छुरा तो अपने घोंपते हैं, दुश्मन नहीं। MBS ने कंटिन्यू करते हुए कहा,
मैं इनके साथ वो करूंगा कि लोग कतर को भूल जाएंगे। मैं इनके साथ वो करूंगा कि लोग कतर को भूल जाएंगे। अगले आधे घंटे तक MBS बोलते रहे और सहाफी हैरान परेशान सुनते रहे। MBS के सामने और किया भी क्या जा सकता है। ब्रीफिंग खत्म हुई तो सहाफी सख्ते की हालत में महल से बाहर निकले और गुमसुम गाड़ियों में बैठकर वापस घरों को चल दिए। और करते भी क्या, सारी की सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड जो थी। जी हाँ, मोहम्मद बिन सलमान की ये गुफ्तगू मोहम्मद बिन जायद के मुतालिक थी, जो अब इनको नजरअंदाज कर रहा था। यमन से लेकर सूडान तक हर जगह अलग पॉलिसी बना रहा था, सऊदी अरब के मुखालिफ पॉलिसी। और तो और अब मोहम्मद बिन जायद को सऊदी अरब में होने वाली चीन अरब समिट में शिरकत भी गवारा नहीं थी। यही वजह थी कि MBS की बस हो गई और वो अमारात को सबक सिखाने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन मोहम्मद बिन जायद इस वक्त तक नए दोस्त बना चुके थे, ऐसी दोस्ती कर चुके थे जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। महमूद दुबई एयरपोर्ट पर उतरकर फौरन लगेज बेल्ट की तरफ जाने लगा। दुबई एयरपोर्ट का जगमगाता माहौल इसके लिए नया नहीं था और वैसे भी वो यहाँ फन करने नहीं आया था, उसकी तंजीम की कुछ जिम्मेदारियां थी। महमूद ने सामान उठाकर ट्रॉली में रखा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके रास्ते में कुछ आ गया और उसको अपना रुख तब्दील करना पड़ा। महमूद को एक लम्हे के लिए कुछ मशकूक तो लगा, लेकिन उसने अपने जहन से ये ख्याल झटक दिया और आगे बढ़ गया। जो ही महमूद एयरपोर्ट से निकला तो कुछ लोग इसके पीछे लग गए। उन्होंने महमूद की गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी अलबुस्तान रुताना होटल पर रुकी, जहां महमूद की रिहाइश थी। वो आदमी अभी भी उसके पीछे थे। उन्होंने महमूद पर कड़ी नजर रखी हुई थी और फिर वही हुआ जो किसी जासूसी कहानी में होता है। रात को 8 बजे के करीब महमूद वॉक करके कमरे में वापस आया तो उसके पीछे कुछ नामालूम अफराद भी दाखिल हो गए। 9 बजे से पहले हमास का लीडर और 1989 में 2 इसराइली एहलकारों के कत्ल का मुल्जिम महमूद अल मबहू मारा जा चुका था। दुबई पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ कि कातिल जाली नामों से दुबई आए थे और कार्रवाई के कुछ देर बाद ही अमारात से निकल गए। हमास ने इल्जाम लगाया कि यह मौसाद का मंसूबा था। दुबई पुलिस ने भी इस इम्कान को रद्द नहीं किया। 12 साल बाद महीना जनवरी का था और मंजर इस बार भी एयरपोर्ट का ही था, लेकिन अब माहौल भी मुख्तलिफ था और आने वाला मेहमान भी। इस्तकबाल के लिए अमारात के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद खुद मौजूद थे। कुछ ही देर में VIP जहाज लैंड हुआ। खलीजी रियासतों में पहली बार कैमरों के सामने इसराइली सदर जहाज की सीढ़ियों से उतरते नजर आए। हमास लीडर के दुबई में कत्ल से इसराइली सदर के सो कॉल्ड तारीखी दौरे तक अमारात और इसराइल की दोस्ती ने लंबा सफर तय किया था, लेकिन इस सफर में अंकल सैम यानी अमेरिका का भी बड़ा अहम किरदार था। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि ओबामा हुकूमत मशरिक़ वस्ता के मामलात में इंटरेस्टेड नहीं थी और ये बात मोहम्मद बिन जायद को परेशान कर रही थी। 2016 के अमरीकी इंतखाबात मोहम्मद बिन जायद के लिए एक नया मौका थे। उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। ट्रंप को उस वक्त दुनिया में कोई सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन जायद इन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अंदाजा लगाएं, प्यूटन के नुमाइंदे को भी ट्रंप की टीम से मिलना था तो उसने मोहम्मद बिन जायद की टीम से राब्ता किया। इलेक्शन से पहले ट्रंप टावर में ये सब खिचड़ी पक रही थी, मीटिंग्स भी हो रही थी, पैसों का लेन देन भी हो रहा था और एक दूसरे को सपोर्ट करने के वादे भी। मोहम्मद बिन जायद चाहते थे व्हाइट हाउस में जो भी आए उनकी बात जरूर सुने, और फिर ट्रंप आ गया। I'm at a rap tip, tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running top gun in competition, they know who the man here. तबीयत से बिजनेसमैन और रवायती सियासत से नफरत करने वाला, इसने अपनी सपोर्ट की कीमत लगाई। अमारात हर कीमत देने के लिए तैयार था। मोहम्मद बिन जायद को व्हाइट हाउस की हिमायत हासिल हो गई। उन्होंने अमेरिका की मदद से अपनी फौज को मजीद मजबूत किया। यूं समझे कि जदीद असले और ट्रेनिंग से लेस अपनी मिलिट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। छोटे से अमारात की फौज का दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार होने लगा। लेकिन ट्रंप से दोस्ती फौजी सामान लेने तक महदूद नहीं थी। ट्रंप कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो अमरीकी आवाम को बेच सके, और मोहम्मद बिन जायद इनके लिए सही होने से ज्यादा कामयाब होना जरूरी था।
इसलिए 13 अगस्त 2020 को ऐसा ऐलान हुआ इसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। They agreed to finalize a historical peace agreement. Everybody said this would be impossible. This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years. एक महीने बाद ट्रम्प, नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जायद के भाई अब्दुल्ला बिन जायद मुस्कुराते हुए इब्राहिम एकॉर्ड्स पे दस्तखत करते नजर आए। ये मनाज़िर अरब दुनिया को हिला देने वाले थे। ओस्लो मुआहदे के बाद पहली दफा किसी अरब मुल्क ने इसराइल को तस्लीम किया था, लेकिन मोहम्मद बिन जायद को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने इसराइल को सिर्फ तस्लीम ही नहीं किया, बल्कि इसराइल अमारात का दिफाई पार्टनर भी बन गया। जासूसी आलात की खरीदारी हो या मुश्तरका फौजी मशकें, अमारात की पहली तरजीह हमेशा इसराइल होती है। इसलिए तो आपको इजरायली वज़ीर आज़म हर जगह, हर तकरीर में अमारात की मिसाल देते हुए नजर आते हैं, एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो तरक्की और खुशहाली चाहता है। Yet we could not seal this historic peace with the Emirates and with others that are in line without the tremendous support of our great and loyal friends from the United States of America. और तो और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में एक इत्तेहाद बनाया है। इसमें भी इसराइल, इंडिया, अमेरिका के साथ यूएई शामिल है। मोहम्मद बिन जायद ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो आगे देख रहे हैं। इनकी एक आंख आज के हालात पर है तो दूसरी मुस्तकबिल पर। आज आपको दुबई, अबू धाबी और यूरोप के किसी शहर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मोहम्मद ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा किया, एक सहराई रियासत को जदीद रियासत बनाने का ख्वाब, और अभी वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का मुस्तकबिल है और अमारात इस फील्ड के बड़े इन्वेस्टर्स पे शामिल है। दुबई के सरकारी दफातर में कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका है। सारे काम एप्लीकेशंस के क्लिक्स की दूरी पर हैं। लेकिन इस जिद्दत की एक डार्क साइड भी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ शहरियों की आसानी के लिए नहीं होता, इनकी निगरानी के लिए भी होता है। वैसे तो सारे खलीजी ममालिक में सर्वेलेंस सख्त है, लेकिन अमारात में शहरियों की निगरानी का अलग ही लेवल है। यहाँ कॉलिंग एप्स भी जासूसी बग से महफूज नहीं है। मोहम्मद बिन जायद का सितारा चमक रहा है, लेकिन इनका प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सूडान, लीबिया, शाम में इनको झटका लगा, लेकिन जिन इस्लामी तहरीकों से इनको खतरा था उनका जोर टूट चुका है और मुल्क के अंदर भी इनको कोई थ्रेट नहीं है। इनके तमाम नाकदीन खामोश हो चुके हैं। ये खामोशी शहजादे की फतह है या किसी तूफान का पेश खैमा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। I'm at a rare tip, tell them all just stand down to the cup goal and the stands clear. I've been out running, top gunning competition, they know who the man here. I can never fail, I can never fall, counted up without a cashier. And last year was real 25, I'm a fast on their heels, built the last, never last, up to gear, hit the gas.